हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा या व्यंजन संधि से आप क्या समझते हैं या व्यंजन संधि किसे कहते हैं और इसके नियम कौन कौन से हैं। आपको मालूम है व्यंजन संधि के प्रकार नहीं है बल्कि इसके नियमों के अनुसार ही इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ जब व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है या व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण लिखा है षट प्लस आनन। षट यहाँ पर क्या है, टा आपका व्यंजन है। आप देख रहे होंगे इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्वर रहित व्यंजन है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, ये पूरी तरह से अपने आप में व्यंजन ही है। तो षट प्लस आनन, व्यंजन के बाद यहाँ स्वर आया है इसलिए ये व्यंजन संधि है। शब्द आपका बना षडानन। अब टा की जगह डा हो गया, ये कैसे हुआ, किस नियम के अनुसार हुआ, इसे हम आगे देखेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। अब देखिए व्यंजन संधि के जो प्रमुख नियम है उसमें पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब इसको समझने के लिए, इस नियम को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग कौन कौन से हैं और उनका तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा या कब होगा या कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप वर्गों को देख लीजिए, वर्ग कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में। क, ख, ग, घ, ङ, ये क से लेकर के माँ, का से माँ तक, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ये सभी 5-5 वर्णों में विभाजित है। एक पंक्ति में, एक लाइन में 5 वर्ण हैं और इस पूरी लाइन को वर्ग का नाम दिया गया है। यानी कि एक का से लेके अंगा तक आपका एक वर्ग हुआ। अब हर वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर ही उस लाइन का नाम पड़ा है। यानी कि ये आपका पहला वर्ण है, इसमें क, ये हो गया क वर्ग। दूसरी पंक्ति का पहला वर्ण है चा, इसका नाम हो गया च वर्ग। तीसरी पंक्ति है आपकी टा से, तो इसका नाम हो गया ट वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी ता से, तो ये होगा त वर्ग। और अंतिम और आखिरी पंक्ति है आपकी प से, इसलिए ये हो गया आपका प वर्ग। इस तरह से अगर व्यंजन में हम वर्गों की बात करें, कहीं पे भी वर्ग की बात आएगी, वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और उनके नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ये पांचों ही जो वर्ग हैं, अगर ये इन वर्गों को हम हटा दें तो का से लेके माँ जो है, माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये चीज़ तो अलग हटके थी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्गों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जो आप परिभाषा पढ़ेंगे, अब आपने अभी मैंने जो पहला नियम था उसमें बताया है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, पहला नियम ये है। तो का किस में परिवर्तन होता होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण है ग, अगर का होगा तो का गा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर चा होगा तो चा का जा में परिवर्तन हो जाएगा। टा होगा तो टा डा में बदल जाएगा। ता होगा तो ये दा में बदल जाएगा और पा होगा तो वो बा में बदल जाएगा। इस तरह से सारे ही वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हुआ आपका पहला नियम। आइए नियम देख लेते हैं फिर से एक बार। नियम का नाम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब कब होगा तीसरे वर्ण में परिवर्तन, कब होगा? जब क, च, ट, त, प। अब ये चारों वर्ग आपको समझ में आ रहे होंगे, ये कहाँ से आए? ये आपके वर्गों के हर वर्ग का पहला वर्ण यहाँ लिया गया है। क वर्ग का पहला वर्ण है क, च वर्ग का पहला वर्ण है चा, ट वर्ग का पहला वर्ण है टा
और त वर्ग का पहला वर्ण है ता और प वर्ग का पहला वर्ण है पा, अर्थात हर वर्ग का पहले वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा य र लावा, ये वर्ग के बाद लिखे जाते हैं। वर्णमाला में आपको याद होगा य र लावा आए अथवा या कोई स्वर आए। इन सब के आने पर, किस किस के आने पर, इनके बाद क च ट ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, य र लावा आए या कोई स्वर आए। इन चारों चीज़ों में से कोई भी आती है तब क्या होगा, जो पहले वर्ग के ये वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, परिभाषा जो मैंने आपको पढ़ के बताई है इसको मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए इस तरह से लिख रखा है। देखिए क च ट ता और पा के बाद क्या आएगा, प्लस किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, य र ला वा या फिर कोई स्वर। ये चार चीज़ें हो गई। किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, किसी वर्ग का चौथा वर्ण आए, य र ला वा ये चारों में से कोई आए या फिर कोई स्वर आए। ये चारों चीज़ें अगर आती हैं तब क्या होगा, क च ट ता पा ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। नियम यही है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब, जब ये कंडीशन हो तब। तो अगर का होगा प्लस से पहले तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में बदल जाएगा। चा होगा तो चा जा में बदल जाएगा। टा होगा तो टा टा ठा डा में बदल जाएगा, डा तीसरा वर्ण है। ता होगा तो वो अपने वर्ग के तीसरे अर्थात दा में बदल जाएगा। और पा होगा तो वो तीसरे वर्ण बा में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब इनके बाद ऐसी कंडीशन हो तब। तो शॉर्ट में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं और परिभाषा अपनी तरह से अपने शब्दों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, क च ट ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण अथवा य र लावा या कोई स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये आपकी पूरी परिभाषा हो गई। तो आप शॉर्ट में लिखिए और आराम से इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं जिन्हें हम इस नियम के अनुसार समझेंगे कि यहाँ इस तरह का परिवर्तन कैसे हुआ। पहला उदाहरण है आपका दिक् प्लस गज। अब इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज, लेकिन ये कैसे हुआ, दिक् प्लस गज। नियम के अनुसार क के बाद क च ट ता प के बाद अगर कोई व्यंजन होता है या स्वर होता है या यारा लावा होता है या तीसरा चौथा वर्ण होता है तब। अब यहाँ पे क्या है, इनमें से क के बाद व्यंजन है क के बाद यहाँ गा है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, इसलिए यहाँ पर, और ये कौन अपने वर्ग का कौन सा व्यंजन है, क ख गा तीसरा वर्ण है। तीसरा है, चौथा वर्ण दिया था नियम में, यहाँ तीसरा वर्ण आया है, तब क्या होगा, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए लिखा था आपने कि का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कब, जब इसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए। अब इसका तीसरा वर्ण आया है क ख गा दिग्गज में, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या बनेगा, का की जगह गा बन गया, यहाँ हलंत लगा है इसलिए यहाँ भी हलंत लगेगा, प्लस गा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्वर नहीं है। अगर ये स्वर होता तो ये इसमें आकर के मिल जाता और गा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तब आप कैसे लिखेंगे, डी आधा गा, और फिर अब आधे गा को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर से लिख देती हूँ मैं,
दिग, और फिर ये आपका गज ऐसे ही आ जाएगा, दिग्गज। शब्द हो गया आपका दिग्गज। दूसरा शब्द है अच प्लस अंता या अच प्लस अंत। अच प्लस अंत में भी देखिए क च, ये च वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद क्या आया है, स्वर। तो परिवर्तन कहाँ होगा, चा में होगा। चा आया है हलंत वाला, चा किस में बदल जाएगा, चा छा जा, अपने ही वर्ग के, इसके बाद यहाँ स्वर आया है, इसलिए ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, चा छा जा। ये भी हलंत वाला लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि ये जो आगे स्वर है, तो स्वर इसमें आकर के जब मिलेगा तब ये जा कैसा हो जाएगा, तो जा प्लस आ बराबर पूरा जा बन जाएगा। यहाँ पे हम शब्द क्या लिखेंगे, अ, ये पूरा जा हो गया, ये इसमें मिल गया आकर के आधा ना और ता, अजंत। अंता होगा तो अजंता हो जाएगा, अजंता। नेक्स्ट देखिए षट प्लस आनंद, जो उसमें व्यंजन संधि के उदाहरण में हमने पढ़ा था। षट प्लस आनंद, यहाँ देखिए ट वर्ग का पहला वर्ण टा है और इसके बाद स्वर आया है, इसलिए ये टा जो है किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ट ठ डा में बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। इसके बाद आ आया है, तो इसलिए डा जब आ के साथ प्लस होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के बता देते हैं, श, ये पूरा डा बन जाएगा क्योंकि ये दीर्घ आ गया है। एक आ मिलने पर ये पूर्ण डा बनेगा और आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, नन आपका ऐसे आ जाएगा। शब्द बना षडानन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सत प्लस आचार। वैसे तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका शब्द बनेगा सदाचार, लेकिन कैसे बनेगा, किस नियम के अनुसार बनेगा, देखिए ये भी ता वर्ग का पहला वर्ण है, क च टा, फिर से ता आ गया है। ता के बाद अगर कोई स्वर आता है, चार चीज़ें थी, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा कोई स्वर, यहाँ पे क्या आया है, स्वर आया है, तब ये अपने तीसरे, अपने ही वर्ग के, जिस वर्ग का ये है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, त था दा, ये ऐसे लिख देते हैं। अभी यहाँ देखेंगे परिवर्तन होगा, कैसे होगा, सत की ता की जगह दा हो गया, अब दा में एक आ प्लस हुआ तो पूरा दा बन गया, बड़े आ की मात्रा यहाँ लग गई, इधर क्या बचा, चार, सदाचार, ये शब्द आपके पास आया। आगे देखिए तत् प्लस अनुसार। संधि होने के बाद शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, तदनुसार, जो अक्सर हम लोग अपने लेटर वगैरह में यूज़ करते हैं, तदनुसार, उसके अनुसार। यह देखिए ता वर्ग का पहला वर्ण ता है और यहाँ पे भी स्वर आया है, तो ता की जगह क्या हो जाएगा, ता था दा। अब ये स्वर है चूंकि, तो ये इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो वर्ण पूरा बन जाएगा दा। शब्द मिला आपको त, द, नु सार, नुसार ऐसे रह जाएगा, तदनुसार। आगे देखिए, चलिए यहाँ बता देते हैं, दिक प्लस अंबर। अब इसे जब आप देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये शब्द दिगंबर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस नियम के अनुसार हुआ है, तो ये आपका जो व्यंजन संधि का पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, उसके अनुसार यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। देखिए ये अपने वर्ग का पहला वर्ण है क और उसके बाद स्वर आया है आ, तो का किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में।
तो क ख ग, यह हलंत लगा दिया है। उसके बाद आ ऐसे ही आ जाएगा। जब आ इसमें प्लस होगा तब ये क्या बन जाएगा, पूरा गा हो जाएगा, स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा। और ये शब्द हमें किस तरह से मिलेगा, दी, ये गा आ गया, आधा माँ, ब और रा, शब्द बना आपका दिगंबर। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आया है, उत प्लस घाटन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नीचे हलंत लगा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ हमारा हलंत लगाना क्यों ज़रूरी है। ये वही उदाहरण है। देखिए, पहला वर्ण है आपका ता, क च ट त प दिए थे, 5 वर्ण दिए थे, हर वर्ग का पहला वर्ण। ये त वर्ग का पहला वर्ण ता है। और उसके बाद घा आया है। घा क्या है, ये भी का खा गा घा अपने ही वर्ग का, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है। 4 चीज़ें थी वहाँ पर नियम में, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यारा लावा अथवा कोई स्वर। तो ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। क ख ग घा, ये चौथा वर्ण आया है। तो ऐसी स्थिति में ता किस में बदल जाएगा, ता था दा में बदल जाएगा। हलंत लगा दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ घा है, लेकिन ये इसमें आकर के नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्वर नहीं है, ये अपने आप में व्यंजन है। अगर यहाँ स्वर होता, इससे पहले आपने देखा जितने भी स्वर थे वो सभी व्यंजन में आकर के मिल गए थे, समाहित हो गए थे, लेकिन ये स्वर नहीं है। इसलिए आपका ये वाला व्यंजन स्वर रहित व्यंजन अर्थात ऐसे ही लिखा जाएगा, हलंत लगा करके ही लिखा जाएगा। तो शब्द आपको क्या मिलेगा, केवल ता की जगह दा हो गया, शब्द बना उद, हलंत लगाएंगे आप इसके नीचे, घाटन। ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी उद्घाटन शब्द लिखा होगा वहाँ हलंत क्यों लगा होता है। एक इसी नियम के अनुसार, व्यंजन संधि के इस नियम के अनुसार यहाँ हलंत लगाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो बच्चों, ये जितने भी व्यंजन संधि के जितने भी नियम आपने पढ़े हैं, नियम तो एक ही पढ़ा है, जितने भी नहीं, लेकिन उस नियम के जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं उन सबको ध्यान से पढ़िएगा और उसकी एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे जो नियम कह रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ हुआ भी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो इसलिए इन सारे उदाहरणों को एक बार आप खुद से अलग रफ पेपर पर इसी तरह से करके देखिएगा और देखिएगा जो नियम दिया है वो यहाँ किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो ये हुई आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि का केवल एक ही नियम मैंने आपको बताया है। अब आगे की वीडियो में अगर कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, ये मुझे लगा आपका पहला नियम है, आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। और आगे की वीडियो में हो सकता है 2 नियम, हो सकता है 3 नियम मैं आपको एक साथ बता दूं। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।